बच्चों, आज हम लोग करते हैं चैप्टर 14 मेरी शिक्षा, है ना। इसको लिखने वाले हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है, आत्मकथा यानी बायोग्राफी। वे इसमें क्या लिखते हैं, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। हम सभी के जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है। शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। इसी प्रकार शिक्षक की भी हमारे जीवन में अहम भूमिका होती है। कई बार शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच अपनेपन का संबंध स्थापित हो जाता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने अपने इस संस्मरण में इसी बात का उल्लेख किया है ना। कभी आप लोग अपने टीचर्स से बहुत क्लोज हो जाते हो, है ना। उनकी हर बातों को जानना चाहते हो, वे क्या करते हो वो जानना चाहते हो। आपकी टीचर आपके लिए रोल मॉडल हो जाते हैं। तो उसी बात का यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। आगे देखते हैं। 5वें या 6वें बरस में मेरा अक्षर ज्ञान कराया गया था। हमें अक्षर ज्ञान कराने के लिए मौलवी साहब आए। मिठाइयाँ बांटी गई और हम सब उनके सुपुर्द किए गए। एक मैं, दूसरे मेरे चचेरे भाई यमुना प्रसाद जी और तीसरे बलदेव चाचा। हम लोग मौलवी साहब से थोड़े ही दिनों तक पढ़ पाए। उनके जाने के बाद दूसरे मौलवी बुलाए गए। वे बहुत गंभीर थे और पढ़ाते भी अच्छा थे। हफ्ते में 5.5 दिन फारसी पढ़ाते थे। बृहस्पतिवार को दोपहर के बाद और शुक्रवार तक फारसी से छुट्टी रहती थी। हम लोग गिनती सीखते थे। खेलने कूदने के लिए भी हम लोगों को अलग से समय दिया जाता था। मतलब हर चीज का टाइम टेबल बना हुआ था। हम लोग खूब सवेरे उठकर मौलवी साहब के पास पहुंच जाते थे। वे एक कोठरी में रहा करते थे। सामने आंगन में बैठकर हम पढ़ा करते थे। सवेरे आकर पहले का पढ़ा हुआ पाठ दोहराया जाता था। जो जितनी जल्दी याद कर लेता उसको उतनी ही जल्दी नया सबक पढ़ा दिया जाता। तब तक सूर्योदय हो जाता था। हम सब हाथ मुंह धो लेते और माँ के पास कुछ खाने के लिए पहुंच जाते। प्रायः आधे घंटे की छुट्टी मिलती। नाश्ता करके लौटने पर सबक याद करना पड़ता और सबक याद करके सुना देने के बाद मौलवी साहब आदेश देते, किताब बंद करो। सबक यानी लेसन ना। किताब बंद करके शक्ति निकालनी होती थी। जब शक्ति भर जाती तो उसे धोना पड़ता था। इस क्रिया में भी कुछ समय खेलने को मिलता था। शक्ति नहीं है, तख्ती है ना। किताब बंद करके तख्ती निकालनी पड़ती थी, यानी तख्त जो छोटा कूट होता है। जब तख्ती भर जाती तो उसे धोना पड़ता था। इस क्रिया में भी कुछ समय खेलने को मिलता था। दोपहर को नहाने और खाने के लिए 1 या 1.5 घंटे की छुट्टी मिलती थी और खाकर फिर वहीं पर सोना पड़ता था। मौलवी साहब वहीं चारपाई पर सोते थे। दोपहर के बाद दूसरा सबक मिलता और उसको याद करके सुनाने पर ही छुट्टी मिलती थी। यानी इस प्रकार उन लोगों का जो टाइम टेबल है वो पूरा बंधा हुआ था। जैसा आप लोग भी आप लोग अभी स्कूल नहीं आ रहे हो, लेकिन स्कूल आते थे तो आप लोगों का टाइम टेबल बंधा रहता था, है ना। इसके बाद ये सब्जेक्ट होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। उसी प्रकार उन लोगों का भी टाइम टेबल बंधा हुआ था। संध्या समय को नींद जल्दी आती थी। डर रहता कि मौलवी साहब हमें पलक झपकते देख ना ले, नहीं तो मार पड़ती। खेल कूद में यमुना भाई लीडर थे। जल्दी छुट्टी पाने के लिए भी उपाय वही करते। पढ़ने के लिए तेल का दिया जलाया जाता था। यमुना भाई रेत की छोटी पोटली बना लेते थे और छिपाकर उसे दिए में रख देते थे। वह शीघ्र ही तेल सोख लेती, जिससे दिया जल्दी बुझने पर आ जाता था। देखो वो लोग पढ़ने से बचने के लिए क्या करते थे, है ना। मजबूर होकर मौलवी साहब किताब बंद करने का आदेश दे देते थे। हमें फारसी का जो कुछ ज्ञान हुआ वह मौलवी साहब ने ही दिया। हम सब भी उनको प्यार करने लगे थे। जब हम अंग्रेजी पढ़ने के लिए घर छोड़कर छपरा जाना पड़ा तो मौलवी
साहब को और हम लोगों को भी बड़ा दुख हुआ। ठीक है, इसी प्रकार आप लोग भी कभी कभी टीचर से क्लोज हो जाते हो और जब दूसरी क्लास जाते हो तो आपको भी दुख होता है ना। यही ये चैप्टर है।